रहे हैं, जहां पर तकनीकी और प्रशासनिक सेवाओं में बेहद कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को केवल कोटे के कारण बड़े पदों पर जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, जिससे योग्य अभ्यर्थियों की प्रतिभाएं दम तोड़ रही हैं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि योग्य उम्मीदवार अगर आरक्षण से आएंगे तो वाकई क्या वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा पाएंगे। आरक्षण को पूरी तरह समाप्त करने की मांग को लेकर समाज अब दो स्पष्ट धड़ों में बंट गया है, बटा नजर आ रहा है और दोनों ही पक्षों के पास अपने अपने मजबूत तर्क मौजूद हैं। एक और जहां आलोचकों का मानना है कि जाति आधारित आरक्षण ने समाज में एक नया विभाजन पैदा कर दिया है, जिससे मेधावी छात्रों का पलायन हो रहा है और प्रशासनिक दक्षता प्रभावित हो रही है। उनका यह भी कहना है कि जब तक योग्यता को सर्वोच्च स्थान नहीं दिया जाएगा, तब तक देश की व्यवस्था में सर्वोच्च उत्कृष्टता हासिल करना संभव नहीं है। दूसरी ओर तर्क क्या है? दूसरी ओर तर्क यह है कि इस व्यवस्था के पैरोकारों का कहना है कि भारत में जातिगत उत्पीड़न और सामाजिक विषमता का इतिहास हजारों साल पुराना है। उनका तर्क यह भी है कि आरक्षण केवल नौकरी या फिर दाखिले पाने का साधन नहीं है, बल्कि यह शासन और प्रशासन में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने का संवैधानिक हथियार है। यदि बिना सामाजिक बराबरी के आरक्षण हटा दिया गया तो सदियों से वंचित रह रहे वर्ग फिर से मुख्य धारा से कट जाएंगे। इसलिए यह मांग बिल्कुल सही है या फिर गलत है, इस बात पर निर्भर करता है कि हम केवल आर्थिक दृष्टि से देखते हुए या फिर सामाजिक न्याय के व्यापक परिप्रेक्ष्य को समझते हुए यह फैसला ले रहे हैं। बहुत सारी चीजें। अब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा केंद्र सरकार ने क्या दिया है, यहां सरकार की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। सरकार अपनी तरफ से क्या तर्क दे रही है? असल में उच्चतम न्यायालय में दायर एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू करने का पुरजोर विरोध किया है। सरकार ने न्यायालय में दिए अपने हलफनामे में यह साफ कहा है कि एससी और एसटी वर्गों को मिलने वाला आरक्षण केवल आर्थिक उत्थान या गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये सदियों से चले आ रहे सामाजिक भेदभाव, छुआछूत और ऐतिहासिक उत्पीड़न के खिलाफ दिया गया एक सुरक्षा कवच है। सरकार का यह भी मानना है कि आर्थिक रूप से संपन्न हो जाने पर मात्र किसी व्यक्ति या परिवार का सामाजिक ताना बाना और जातिगत उत्पीड़न का इतिहास रातों रात खत्म नहीं हो जाता है। ओबीसी की तुलना करते हुए सरकार ने तर्क दिया है कि ओबीसी आरक्षण का आधार मुख्य रूप से सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन था, जहां पर क्रीमी लेयर का दायरा सही बैठता है। लेकिन एससी और एसटी आरक्षण की पृष्ठभूमि पूरी तरह से अलग है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने इस रुख ने इस कानूनी और सामाजिक बहस को लेकर एक नया मोड़ दे दिया है और इसे लेकर पूरे देश में बहस चल रही है। इस बहस में चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि क्या जिन्हें आरक्षण मिल गया है, जो संपन्न हो गए हैं, ऐसे लोग जो मुख्य धारा में आ गए हैं, क्या उन्हें फिर से आरक्षण मिलना चाहिए? उनके परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण मिलना चाहिए? असल में रिजर्वेशन हटाओ यानी कि आरएचए के एक्स हैंडल से एक और पोस्ट से जानकारी दी गई है। अखबार की कटिंग पोस्ट की गई है। संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा एक वक्तव्य काफी चर्चाओं में है। संसद में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने आधिकारिक आंकड़े प्रस्तुत किए कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय विभागों यानी कि एससी, एसटी और ओबीसी का प्रतिनिधित्व किस स्तर पर है। आंकड़ों के अनुसार कई प्रमुख मंत्रालय में आरक्षित वर्गों के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व उनकी निर्धारित कोटा सीमा को भी पार कर गया है। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार की नीतियां और विशेष भर्ती अभियान के कारण बैकलॉग रिक्तियों को तेजी से भरा गया है। इसके परिणाम स्वरूप कई विभागों में आरक्षित वर्ग के
कर्मियों की संख्या उनकी आबादी के अनुपात के तय लक्ष्य से भी अधिक हो चुकी है। इस बयान के बाद नीति विश्लेषकों का कहना है कि जब मंत्रालय के उच्च पदों पर आरक्षित वर्गों का पर्याप्त और अधिक प्रतिनिधित्व स्थापित हो चुका है, तो फिर अब इस नीति की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि समाज के अन्य जो जरूरतमंद वर्ग हैं, उनका भी संतुलन बना रहे और उन्हें भी कम से कम ऊपर आने का मौका मिल पाए। केंद्रीय मंत्रालयों में जो प्रशासनिक पद हैं, उन पदों पर पदोन्नति को लेकर भी बहुत सारे आंकड़े सामने आए हैं, जिसे लेकर एक बहस छिड़ गई है। रिपोर्ट्स और आंकड़ों के मुताबिक कई महत्वपूर्ण मंत्रालय और विभागों में उच्च स्तरीय अधिकारियों के प्रमोशन में आरक्षित वर्गों की हिस्सेदारी 85% तक पहुंच गई है। ये स्थिति वरिष्ठता के साथ साथ पदोन्नति में आरक्षण नीति के लागू होने के कारण ही निर्मित हुई है, जिससे प्रशासनिक सेवाओं के कैडर प्रबंधन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इस आंकड़े के सामने आने के बाद सामान्य वर्ग के कर्मचारी और अधिकारी संघों में भारी असंतोष देखा जा रहा है। उनका यह तर्क है कि पदोन्नति में आरक्षण के कारण कई बार कनिष्ठ अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों से आगे निकल जाते हैं, जिससे सेवाओं में कार्य संस्कृति और मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधियों का मानना है कि ऐतिहासिक रूप से उच्च नौकरशाही में उनका जो अभाव था, ये व्यवस्था उसी असमानता को दूर करने का एक संवैधानिक माध्यम है और उसी माध्यम से इन लोगों को व्यवस्था में शामिल किया जा रहा है और प्रतिनिधित्व भी दिया जा रहा है। कैसे देखें? तमाम सारी बातों को लेकर, आरक्षण को लेकर इस देश में एक बहस छिड़ी हुई है। जैसे आपने देखा कि कॉकरोच जनता पार्टी ने परीक्षा में धांधली को लेकर मुद्दा बनाया, इसे एक बहस के तौर पर इस्तेमाल किया। वहीं अब आरक्षण में भी तमाम स्तर पर बड़ी बहस छिड़ रही है। आरक्षण व्यवस्था पर होने वाली बहस का सबसे मौलिक और संवेदनशील सवाल यह है कि आरक्षण का आधारित जाति ही क्यों होना चाहिए, गरीबी क्यों नहीं होना चाहिए। समाज का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि आजादी के 7 दशक बाद भी किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है तो उसे मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, चाहे उसकी जाति कोई भी हो। किसी गरीब सवर्ण बच्चे को सिर्फ इसलिए अच्छे अवसरों से वंचित कर दिया जाए क्योंकि वो उच्च जाति में पैदा हुआ है और किसी अमीर आरक्षित वर्ग के बच्चे को सारे अवसर बारंबार लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते रहें, यह न्याय संगत नहीं लगता है। आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होने से इस दिशा में एक कदम जरूर बढ़ा है, लेकिन मूल आरक्षण व्यवस्था अभी भी पूरी तरह जाति केंद्रित है। आलोचकों का यह भी कहना है कि जब जाति को आधार बनाया जाता है, तब तक समाज में जातिगत भेदभाव खत्म नहीं हो सकता, बल्कि यह और गहराता जाएगा। यदि गरीबी को एकमात्र मानदंड बना लिया जाए तो इससे समाज के हर धर्म और जाति के वास्तविक निर्धन व्यक्ति को बराबरी का हक मिलेगा और जातिगत विभाजन भी धीरे धीरे समाप्त हो पाएगा, क्योंकि यह सारी व्यवस्था जाति से ऊपर उठ जाएगी। अभी चूंकि आरक्षण जातियों को दिया जा रहा है, जो समाज में विघटन पैदा कर रहा है, जो समाज में बराबरी का माहौल नहीं बना रहा। परेशानी की बात है कि अगर किसी परिवार से कोई आईएएस बन गया तो उसके परिवार से लगातार आईएएस बन रहे हैं, वो तमाम बड़े पदों पर पहुंच रहे हैं आरक्षण का फायदा उठाकर। अगर किसी एक राजनेता के बेटे को आरक्षण सीट से सांसद विधायक बनने का मौका मिल गया तो फिर उसका बेटा भी लगातार उसी सीट से सांसद विधायक का फायदा उठा रहा है। जबकि होना क्या चाहिए कि उसी जाति के, चाहे वो पिछड़ी जाति हो, दलित हो या आदिवासी हो, उसी जाति के दूसरे व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आप उसी जाति के हैं और समाज में सशक्त हो गए हैं, तो फिर आप अपनी ही जाति के जो अंतिम पंक्ति में गरीब व्यक्ति है, जो पीछे खड़ा हुआ है, उसे मौका नहीं मिल पा रहा है। यह सबसे बड़ा कारण है। तमाम बातों के साथ साथ आरक्षण के मुद्दे पर सरकार ना कुछ कह पा रही है, ना बता पा रही है, ना कुछ कर पा रही है, और यह सबसे बड़ी समस्या है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में
सरकारों में, समाज में और देश में इसे लेकर भी एक बहस छिड़ेगी। तब तक हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही।